नायब सिंह सैनी अब दोबारा सीएम बनने की तैयारी में हैं। कैसे बीजेपी ने तीसरी बार अपनी जीत को बरकरार रखा और विनेश फोगाट जिन्होंने पहलवान का मुद्दा नेशनल मुद्दा बना दिया, उसके बावजूद कांग्रेस अपनी जीत को बरकरार नहीं रख पाई। ये सारी बातें अब डिटेल में एक एक करके समझना शुरू करते हैं। कहां से शुरुआत हुई, कैसे कहानी चली, किस तरह से हरियाणा के अंदर कांग्रेस को फेलियर मिला और बीजेपी को बहुमत मिला। देखें, कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि हरियाणा ने अपने लिए जिन मुद्दों को लोकसभा में सबसे ज्यादा कैश किया, उन्हीं मुद्दों को उन्होंने विधानसभा के अंदर कैरी फॉरवर्ड रखा, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में खासा अंतर नहीं था। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने के अंदर ये 3 मुद्दे ही बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पर ले जाने का कांग्रेस ने प्रयास किया। इनमें पहला मुद्दा था जवानों का, जिन्हें अग्निवीर से रिलेट किया गया। दूसरा मुद्दा था किसानों का, जिन्हें किसान बिल से रिलेट किया गया। और तीसरा मुद्दा था पहलवानों का, जिसे विनेश फोगाट से कनेक्ट किया गया। इन 3 मुद्दों का ही इन्हें लोकसभा चुनावों में फायदा मिला था, तो इन्हीं मुद्दों को और बड़ा करने का इस बार प्रयास था। एक एक करके सबसे पहले कहां कहां कैसे फेल मारे उस पर चर्चा करते हैं। बात की जाए किसानों की। किसानों का मुद्दा पंजाब और हरियाणा का ही मुद्दा है, यह बात समझाने में बीजेपी कामयाब रही। किसान पूरे भारत में हैं, लेकिन जो किसान बिल के विरोध में थे वो हरियाणा और पंजाब के ही किसान थे। पंजाब जहां पर बीजेपी का कोई भी खासा अस्तित्व नहीं है, ऐसे में हरियाणा के किसानों का विरोध में उतरना यह वहां की तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी का भी प्रयास हो सकता था। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के केस में जो जाति विशेष के किसान सड़कों पर थे, यह बात हाईलाइट करने में बीजेपी कामयाब हो गई। असल में हरियाणा के जो किसान सड़कों पर प्रोटेस्ट करने आए थे वो जाट जाति से आते थे, और जाट जाति हरियाणा में एक बहुत बड़ा, एक तरह से यह समझिए कि नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब हो गई कि यह जाट बनाम 35 अन्य बिरादरियों की लड़ाई है। इसको ऐसे समझिए, सामान्यतः हरियाणा में बोला जाता है कि यह 36 बिरादरियों का राज है। बिरादरी बोले तो कास्ट का राज्य है। 36 बिरादरियों में एक बिरादरी जाट है, और जाट ही वो बिरादरी है जो कि किसान आंदोलन में हरियाणा की तरफ से शामिल हुई थी, मेजॉरिटी। ऐसे में बीजेपी इस नैरेटिव को स्थापित करने में कामयाब हो गई कि यह जाटों की राजनीति है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो जाट हैं, उनकी राजनीति है। जाट ही इस पूरे काम को प्रभावित कर रहे हैं। बाकी 35 बिरादरियां जो हरियाणा की हैं, उनका कोई भी इस आंदोलन से लेना देना नहीं है। तो किसानों के मुद्दे पर ही बीजेपी और कांग्रेस, जहां कांग्रेस जाटों के साथ अपने आप को लामबंद करने में कामगार हो रही थी, वहीं 35 बिरादरियों को बीजेपी साध रही थी। इसने इतना साइलेंटली इसे साधा, अब उसको समझिए। 5 साल से अधिक हो चुका है किसान प्रोटेस्ट को चलते हुए। किसानों का जो मामला है और महिला पहलवानों का जो मामला है, वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन रहा था। इवन आपको याद हो तो इलेक्शन के दौर में कंगना राणावत ने एक बयान दिया, और वो बयान था कि सरकार को चाहिए कि वो किसान बिल वापस से रीइंट्रोड्यूस करे। बीजेपी इतना डिफेंसिव मोड में चली गई कि तत्काल प्रभाव से इनके प्रवक्ता निकलकर आए और उन्होंने कंगना राणावत के बयान पर वापसी करते हुए कहा कि नहीं, वो उनका इंडिविजुअल बयान हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने अपनी तरफ से कहा कि देख लो, बीजेपी की यह मंशा है जो उनके नेता ने बोलकर टेस्ट कर ली कि साहब देख लो इनकी मंशा क्या है। राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया। इस पर बीजेपी ने कंगना राणावत के बयान से पूरी तरह किनारा करते हुए कहा कि किसानों का मुद्दे पर जो उनकी राय है वो उनकी निजी राय है। उन्हें पार्टी ने अधिकृत नहीं किया है कि वो इस चीज पर अपना बयान दें। हम उनके बयान से किनारा करते हैं। पार्टी इस बात से बिल्कुल भी समर्थन नहीं रखती। मतलब किसानों के मुद्दे पर बीजेपी अपने आप को इतना बैकफुट पर ले गई कि अन्य जातियों को यह लगने लगा कि जिन किसानों से सरकार डर गई, अगर यही किसान जो जाट जाति से आते हैं, अगर ये सरकार में आ गए तो ये 35 बिरादरियों के साथ क्या करेंगे। जहां एक और बार बार कांग्रेस इस तरह के डायलॉग बोलकर खुश थी कि देखो सरकार, केंद्र सरकार डर गई। राहुल गांधी जी ओवर कॉन्फिडेंस में अमेरिका में जाकर जो डायलॉग दिए कि अब तो बीजेपी डर गई है, मोदी सरकार का डर खत्म हो गया है, उनसे लोग डरना बंद कर गए हैं।
असल में बीजेपी इसे अपने 2 कदम पीछे लेने की स्ट्रेटजी बना चुकी थी कि इतना पीछे हट जाओ कि सिंपैथी आने लगे, लोगों को यह लगने लगे कि करने तो अच्छा गए थे, लेकिन इन जाटों की राजनीति ने जो राहुल गांधी के अंदर यह कॉन्फिडेंस दे रही है कि बीजेपी डरने लग गई है, बीजेपी जो कि जनरल कास्ट के साथ है, बीजेपी जो दलित के साथ है, बीजेपी जो एक साथ हिंदुओं के साथ है, ये इनको डरा रहे हैं और सिंपैथाइज हो गए वोट बीजेपी के साथ। अब जाट के खिलाफ जो जातियां थी हरियाणा में, उसमें दलित ने बहुत बड़ा फैक्टर दिखाया। सेकंड लार्जेस्ट अगर कोई कास्ट है वो दलित है, और इस दलित वोट को बीजेपी एक साथ करने में कामयाब रही। आपको याद होगा राहुल गांधी जब अमेरिका गए थे तब उन्होंने जहां एक और अपना कॉन्फिडेंस जाहिर किया कि बीजेपी डर गई है या बीजेपी का डर खत्म हो गया है, दूसरा उन्होंने एक डायलॉग और दिया, और वो ये था कि अगर कभी ऐसी स्थिति आई तो हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। हालांकि उनका कहना था कि जब समानता आ जाएगी, जब किसी प्रकार का विभेद नहीं होगा, तब आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन हरियाणा के चुनाव में अमित शाह जी ने उनके उस बयान को सेम डे ही पकड़ लिया और पकड़ के उसको इतना प्रमोट कर दिया कि देख लो, पहले तो इनके दादा परदादा जो दादी थे वो सब आरक्षण के विरोधी थे, लेकिन अब यहां पर उठाकर देख लो राहुल गांधी जी भी आरक्षण विरोधी हैं। हम पर आरोप लगाया गया था तीसरी बार के इलेक्शंस में कि हम संविधान मिटा देंगे। ये वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के लिए भी कहते हैं कि अगर सत्ता में आ गए तो हम 370 वापस ले आएंगे। ये वो लोग हैं कि सत्ता में आ गए तो आरक्षण हटा देंगे। बस आरक्षण एक इतना बड़ा मुद्दा बना जो लोकसभा में बीजेपी को नुकसान पहुंचा गया, वो हरियाणा इलेक्शन में दलितों को बीजेपी के साथ ले गया, एंटी जाट करने में कामयाब हो गया। दूसरी बात, हरियाणा में अग्निवीरों का क्या हुआ? देखिए, जवानों के मामले पर, क्योंकि हरियाणा, ये विशेष रूप से ये जाटलैंड या हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, ये बहुत ज्यादा फौजी यहां से निकलते हैं, ये फौजियों की मातृभूमि है। फौजी पूरे देश से निकलते हैं, हरियाणा का उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हरियाणा के लिए अग्निवीर अपने आप में एक बड़ा सेटबैक था, और यह मुद्दा हरियाणा में बड़ा मुद्दा बना। इस तरह से बना कि ये न्यूज बनने लगी कि साहब हरियाणा के बच्चों की शादी नहीं हो रही, अग्निवीरों की शादी नहीं हो रही, क्योंकि लोग मानते हैं कि परमानेंट नौकरी तो है ही नहीं, शादी कैसे हो। यह मुद्दा इलेक्शन में उठने लगा। जब यह मुद्दा इलेक्शन में उठने लगा तो फिर बकायदा हरियाणा सरकार ने हरियाणा अग्निवीर पॉलिसी 2024 अनाउंस कर दी और कहा कि एम्प्लॉयमेंट हो या एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी, उन सब जगह पर अग्निवीरों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। यहां पर जो नायब सिंह सैनी हैं, जो सैनी समाज से आते हैं, 2% जिनका वोट शेयर है, उन्होंने बकायदा अग्निवीर पॉलिसी जारी करते हुए कहा कि अग्निवीरों को आने वाले हर प्रकार के जॉब में 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। जाति के आधार पर होने वाला रिजर्वेशन अब अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन की घोषणा कर दी। यानी कि अगर कोई अग्निवीर आएगा और किसी अन्य सरकारी नौकरी, चाहे टीचर बनने की हो, चाहे पीसीएस अधिकारी बनने की हो, चाहे पटवारी बनने की हो, सब में उसको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो यहां पर अग्निवीरों को काउंटर, वैसे मैं आपको एक बात पहले भी बता दूं, अग्निवीरों के मामले पर लिटमस टेस्ट बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी पास कर चुकी थी। यानी अग्निवीर बीजेपी के लिए मुद्दा नहीं था। अग्निवीर के बाद में बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत चुकी थी, तो उन्हें यह कॉन्फिडेंस था कि यह मुद्दा बड़ा नहीं है। हां, इसको बड़ा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसका काउंटर इनके पास है। हरियाणा एक समृद्ध राज्य है और उसके पास, लोगों के पास अगर विकल्प होंगे, रोजगार के अवसर होंगे, तो यह मुद्दा बड़ा नहीं होगा। चलिए तीसरे मुद्दे पर आते हैं, पहलवानों का मुद्दा। देखिए, पहलवानों का मुद्दा ऐसा था जिसको लेकर के पूरा देश एक तरीके से विनेश फोगाट के साथ खड़ा हो गया था। जब ये फाइनल तक पहुंचते पहुंचते आखिर में हारी, तो इनके हारने में भी, इनके वजन के कुछ ग्राम बढ़ा होने पर भी लोगों ने पीएम मोदी को ट्रोल किया कि हो सकता है उन्होंने फोन करके कह दिया हो कि मशीन में गड़बड़ कर दो, 100 ग्राम वजन बढ़ जाएगा, ताकि विनेश फोगाट गोल्ड नहीं जीतेगी, और जब गोल्ड नहीं जीतेगी तो मुझे फोन नहीं करना पड़ेगा, मेरा फोन रिकॉर्ड नहीं होगा, तो विनेश मुझे कोई डायलॉग नहीं मारेंगे, और मेरे को डायलॉग नहीं मारेंगी तो नेशनल इंसल्ट नहीं होगी। मतलब जो पिक्चराइजेशन हुआ वो इस प्रकार था कि 100 ग्राम वजन बढ़ाने में भी मोदी जी का ही हाथ था। अगर वजन नहीं बढ़ता तो भाई साहब ये तो गोल्ड मेडल ले ही आती। हालात ये हुए कि इनके यहां वापस लौटने पर जाट समाज द्वारा, खाप पंचायत द्वारा इन्हें खाप का गोल्ड मेडल दिया गया। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, विनेश फोगाट लगातार पीएम को टारगेट किए जा रही थी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने अपने सभी नेताओं को चुप करा दिया, इंक्लूडिंग ब्रजभूषण सिंह को भी चुप करा दिया कि आप इस मुद्दे पर चुप रहेंगे। किसान के मुद्दे पर चुप, इस मुद्दे पर पूरी तरह चुप। मतलब यह हाल यह था कि बीजेपी ने अपनी यह इमेज बना ली थी कि हम लोग काबिल होने के बाद, कहते हैं कि झुकता वही पेड़ है जिसमें फल हो,
अधजल गगरी छलकत जाती है। बोले इनके पास में कम सीटें आई हैं तो कॉन्फिडेंस इनका हाई है, हमारे पास तीसरी बार सरकार आई है तो ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, हम विनम्र रहेंगे, हम बयानबाजी नहीं करेंगे। ना किसानों के मामले पर बीजेपी नेताओं ने बयानबाजी की और ना विनेश फोगाट के मामले पर बयानबाजी की, और इनकी बयानबाजी को बड़ा होने दिया, इतना बड़ा होने दिया कि जब ये लौटी तो इन्हें लगने लगा कि जो सिंपैथी है उसे वोट में बदलने का समय आ गया है। हालांकि ये चुनाव तो जीत गई, अब ये विधानसभा के लिए विधायक तो बन गई, लेकिन इनका चुनाव जीतना इनके खिलाफ यानी कांग्रेस के खिलाफ सेंटिमेंट बनाने में कारगर हो गया। क्यों? क्योंकि इनकी इस रणनीति को पूरी तरह से राजनीति है यह कहकर जोड़ दिया गया। आपको याद होगा जब महिला पहलवान विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे थे, तब बीजेपी के विधायकों का, एमएलएओं का, एमपी का, प्रवक्ताओं का केवल यही कहना होता था कि सड़क पर उतरने की क्या आवश्यकता थी। अगर जिस बात के लिए सड़क पर उतरे उसके लिए अगर किसी थाने में गए होते तो वहीं से न्यूज बन जाती। हालांकि ये लोग किसी पुलिस स्टेशन में नहीं गए और सीधा प्रदर्शन करने जब सड़क पर उतर कर आए तो इस बात को ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि यह प्लॉटिंग पूरी तरह से हुड्डा परिवार के द्वारा की गई है ताकि विनेश फोगाट के मुद्दे को बनाकर ये जो कुश्ती संघ है उसकी अध्यक्षता को हरियाणा में लाया जाए, क्योंकि कुश्ती के पहलवान हरियाणा से निकल रहे हैं और लंबे समय से उत्तर प्रदेश से ब्रजभूषण सिंह इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। इस बात को ब्रजभूषण के खिलाफ, हुड्डा के खिलाफ ब्रजभूषण ने कई बार उठाया था। अब साहब जब ये लौटकर आती हैं तो हुड्डा साहब खुद इन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पर जाते हैं, खुली जीप के ऊपर बिठाते हैं। इनका देश की महिला खिलाड़ी होने के साथ साथ एक जाति विशेष की खिलाड़ी होने का आरोप लग जाता है। और तो और अब तक जिनके साथ कनेक्ट पूरा देश कर रहा था, जो सिंपैथाइज कर रहा था कि विनेश पूरे देश के लिए खेली हैं, उनके साथ अब केवल एक पार्टी का तमगा जुड़ जाता है। यह बिल्कुल वैसे ही हुआ कि इसरो चेयरमैन जिनके लिए चंद्रयान पर सभी देशवासियों ने ताली बजाई हो, अचानक जाकर के वो कोई पार्टी ज्वाइन कर लें तो अचानक उनके फॉलोअर घट जाएंगे। इनके फॉलोअर घटना कांग्रेस के फॉलोअर घटना था और वो बात सिद्ध करना था कि ये पूरी की पूरी कहानी स्क्रिप्टेड थी, इनका विरोध स्क्रिप्टेड था और इसकी स्क्रिप्ट 2 साल पहले तैयार की जा चुकी थी, जो ब्रजभूषण सिंह ने इनके जीतने पर भी यही बात की। आपको याद हो तो 1 महीने पहले भी मैंने खुद इस पर एक सेशन किया था 8 सितंबर को, जब इन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। तब मैंने कहा था तो ये सब राजनीति के लिए था। विनेश फोगाट को जब कांग्रेस से टिकट मिला था, इस पर हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर सेशन करके आपको उस समय बताया था कि क्या यह सब राजनीति के लिए हो रहा था। और तो और जिस विनेश फोगाट के साथ पूरा देश जुड़कर यह मान रहा था कि उनके साथ हो सकता है साजिश हुई हो, वो साजिश दूसरे ही पल उनको इस तरह की राजनीति ज्वाइन करते ही एक टाइटल दिला गई कि यह सब राजनीति के लिए प्लांटेड किया गया कारण था। यह कारण फोगाट विनेश को तो जिता गया, लेकिन उसके साथ साथ जो अन्य लोग थे उन्हें ठगा हुआ महसूस करा गया कि इन्होंने राजनीति के लिए यह काम किया। एनीवे, इस पूरी राजनीति में चाहे किसानों का मामला हो, चाहे पहलवानों का मामला हो, दबदबा एक ही जाति का था और वो थे जाट, जिनकी संख्या हरियाणा में 25% है। 25% बनाम 75% करने में तो बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि ना केवल 25% यहां पर जाट वोटों को कांग्रेस टारगेट कर रही थी, अपितु यहां पर जो मुस्लिम वोट हैं उन्हें भी कांग्रेस लगातार टारगेट कर रही थी। 2% के आसपास मेव वोट हैं, उन्हें टारगेट कर रही थी। 15% के आसपास अदर ओबीसीज को टारगेट कर रही थी। लेकिन एक वोट बैंक जो जट हिंदुओं से प्रभावित था वो था एससी यानी शेड्यूल कास्ट का, जो 20% वोट था। अब इस 20% वोट पर बहुत ही साइलेंटली बीजेपी ने बड़ा स्टाइलिश तरीके से काम किया। अब वो कैसे किया उसको थोड़ा सा समीकरणों से समझने का प्रयास कीजिए। जहां कांग्रेस स्पष्ट रूप से हुड्डा के भरोसे चल रही थी, वहीं बीजेपी ने उस कांग्रेस में कुमारी शैलजा के मुद्दे को बहुत भुनाया। कुमारी शैलजा जो दलित वर्ग से आती हैं, उन्हें इस तरह से प्रवोक किया गया कि आपको ये लोग सीएम पद का उम्मीदवार क्यों नहीं बनाते? क्या कांग्रेस दलित विरोधी है? ये दलित विरोधी का जो बयानबाजी है, और बीच में शैलजा कुमारी जो हैं वो चुनाव प्रचार में जब थोड़ा सा पीछे हटती हैं, कुछ दिन के लिए शांत हो जाती हैं, सीएम पद की डिमांड करने लगती हैं, क्योंकि ये लगने ही लगा था कि सरकार कांग्रेस की बनने वाली है, तो क्यों ना कुमारी शैलजा को ही सीएम प्रोजेक्ट किया जाए।
जीतने की जो अति उत्साह था कि हम बस अब जीतने वाले ही हैं, उससे पहले जो गांव बसा नहीं और उससे पहले ही लोग मांगने चले आते हैं, कुछ उस प्रकार से कांग्रेस के साथ होने लगा कि सीएम पद के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि मैं सीएम बनूंगा, मैं सीएम बनूंगा। और इस नूरा कुश्ती में बीजेपी ये लाइट करने में कामयाब हो गई कि देख लो, एससी की यहां कोई वैल्यू नहीं है, जाटों की राजनीति है। जाटों की राजनीति से वैश्य, ब्राह्मण और वर्ग भी काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ था हरियाणा में। क्यों? क्योंकि जब जब जाटों ने आरक्षण के लिए दंगे किए हों या फिर किसान आंदोलनों के लिए रास्ते रोके हों, तो अन्य जातियां जो प्रभावित हुई वो विरोध करने सड़कों पर नहीं आई। वो साइलेंटली इस दिन का इंतजार करती रही कि जाट बनाम अन्य जाति की जब राजनीति होगी तो हम उसे सपोर्ट करेंगे, और बीजेपी ने किया भी यही। पहले खट्टर जो कि पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं उन्हें मुख्यमंत्री बना के रखा, और अंत में पहुंचते हुए नायब सिंह सैनी जो सैनी समाज से आते हैं, जो मात्र 2% वोट शेयर रखता है हरियाणा की राजनीति में, उन्हें सीएम बना दिया। पिछले 6 महीने के अंदर उन्हें सीएम बनाकर यह दिखाया कि जाट बनाम अन्य की राजनीति, 35 बिरादरी बनाम एक बिरादरी की राजनीति में हम 35 के लिए नायब सिंह सैनी को अपना चेहरा मानते हैं। इससे अन्य ओबीसी जातियों में एक प्रकार का उत्साह का संचार हुआ। इस जाति की राजनीति में जहां जाटों के ऊपर अति विश्वास करके कांग्रेस चल रही थी, वहीं अन्य जातियों को साइलेंटली बीजेपी ने साथ लेकर के अपना पूरा खेल खेल दिया। राज्य बीजेपी के अध्यक्ष को एक ब्राह्मण को बनाया गया, प्रदेश का सीएम एक ओबीसी को बनाया गया, और यही दाव उनका अल्टीमेटली काम कर गया। नायब सिंह सैनी को 6 महीने पहले सीएम बनाना, खट्टर को चुनावी रैलियों तक ना पहुंचने देना, क्योंकि असल में खट्टर से जनता में नाराजगी थी, तो प्रधानमंत्री ने खट्टर की तारीफ करके उन्हें एमपी के लिए लेकर ऊपर चले गए, लोकसभा में बिठा दिया और सैनी के नाम पर सिंपैथी वोट पा लिए। बीजेपी इस प्रयोग को लगातार कई राज्यों में कर रही थी। गुजरात में भी यह सफल प्रयोग रहा था कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर किसी में खिलाफ प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी है तो उस चेहरे को हटा देते थे, जैसे आनंदीबेन पटेल को हटाकर विजय रूपाणी को लाया हो, उत्तराखंड में भी त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को लाया हो, या फिर त्रिपुरा में भी ठीक इसी प्रकार से विप्लव कुमार देव को हटाकर माणिक शाह को लाया जाना हो। बीजेपी पार्टी वही रहती है, वो चेहरे बदल देती है, मुख्यमंत्रियों को हटा देती है ताकि उनके नाम पर जो एंटी इनकम्बेंसी है वो हट जाए। तो ये जो बीजेपी का पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, जिसमें वो ये मानती है कि पार्टी से लोगों को नाराजगी नहीं होती, नेताओं से होती है, नेता हटा दो, जो पहले से जीते हुए विधायक हैं उन्हें हटा दो, उनके स्थान पर नए चेहरों को जगह दे दो, ये उसकी रणनीति कारगर हुई, और इस कारगर रणनीति में उसे बहुत फायदा हुआ। यहां देखने वाली बात यह है कि जब विनेश फोगाट लगातार पीएम मोदी को टारगेट किए जा रही थी तो बीजेपी चुपचाप थी, वो इस बात पर कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि वो ये जानती थी कि अगर कुछ भी बोला तो वो महिला अस्मिता के खिलाफ हो जाएगा। अगर कुछ भी ऐसा किया कि जाटों के खिलाफ बोला या फिर किसानों के खिलाफ बोला तो सब लामबंद हो जाएंगे। वो बैकफुट पर रही, और उसका यही बैकफुट पर रहना, मैंने आपको यदि याद हो तो आज से 3 महीने पहले एक बार बहुत बहुत प्यारा सेशन किया था अंकित इंस्पायर इंडिया पर, जिसमें मैंने आपसे यह कहा था कि सरकार इस डर कर चल रही है, ये इसकी कूटनीति है या फिर डर गई है। एक सेशन था, मैं टाइटल भूल रहा हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था सरकार हर फैसले को, ये इनकी एक नई कूटनीति है, पीछे हट करके फैसला लेना कि सब पीछे चल रहे हैं। और मैंने आपको 3 महीने पहले ही बता दिया था कि नहीं, ये इनकी एक नई रणनीति है जिस पर ये लोग काम कर रहे हैं, और वो इस चीज को करने में कामयाब हुए। कांग्रेस जहां अति उत्साह में निकलती हुई आगे चली गई, हद तो यह थी कि हुड्डा साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम तो जीत रहे हैं, हम तो बहुमत से आ रहे हैं। भाई साहब, कांग्रेस के जीतने के इतने चांसेस लोकसभा के बाद बन गए थे कि यहां पर टिकट मांगने वाले लोगों के इतनी लिस्ट आ गई, इतने लोग टिकट मांगने के लिए आ गए कि कांग्रेस यह तक तय नहीं कर पाई कि किसको टिकट देना है। 8-8 बार लिस्ट निकालने की नौबत आने लगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आकर लाइन में खड़े हो गए। 8 बार, 90 सीटों के लिए 8 बार लिस्ट आने का मतलब समझिए, 2565 उम्मीदवार चुनाव के अंदर थे, क्योंकि सबको लग रहा था अब तो कांग्रेस की सरकार आएगी। तो जो लोग प्रबल दावेदार थे, जिन्हें मौका नहीं मिला, वो लोग बागी बन गए और वो विरोध में उतर करके खड़े हो गए। निर्दलियों ने यहां का वोट बैंक बहुत बिगाड़ा है। मैं नंबर देख रहा था, लगभग 16 लाख के आसपास निर्दलियों को वोट मिला है, जो कि कांग्रेस के ही वोटर्स थे या कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। वो टिकट ना मिलने पर नाराज होकर के समीकरण बिगाड़ते हुए आगे निकल गए। दूसरा, जो इनकी बहुत ज्यादा हुड्डा परिवार पर डिपेंडेंसी थी, तो जो भूपेंद्र हुड्डा ने 30 लोगों को वो टिकट दिलवाया
करवाए थे उनमें से 13 लोग ही जीत पाए। यही कारण था कि ये लोग एंड तक यही रहे कि हम तो मेजॉरिटी पा रहे हैं, लेकिन वहीं बीजेपी अपनी लगातार पॉलिटिकल मैनेजमेंट से आगे बढ़ती गई और परिणाम क्या निकला कि जो बीजेपी 240 सीट लाकर भी विनम्र भाव पहनाए हुए थी, लिए हुए थी, जिसके लिए कांग्रेस अपने मन में यह भाव ले आई थी कि बीजेपी का डर लोगों में खत्म हो गया है, वो ये भूल गई थी कि ये एक नई रणनीति में चल रहे हैं, आपको ये ओवर कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं कि हां आप सही जा रहे हो, आपको लास्ट तक, कांग्रेस को लास्ट तक इस उत्साह में रखा कि हम ही आ रहे हैं, हम ही आ रहे हैं, और वो खटाक से सारा खेल खेल गई। मैंने इस पर पहले भी सेशन किया था और मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से ये पूरी कांग्रेस की अमेरिका में जाकर के जो प्लानिंग हो रही है कि साहब मोदी जो है उनका जो डर है वो खत्म हो रहा है, असल में वो एक रणनीति थी। हमने इसको पहले भी आप लोगों को बताया था और कहा था कि ये ओवर कॉन्फिडेंस बहुत भारी होगा। खैर फिलहाल के लिए यही सारी चीजें रही। इसमें एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब केजरीवाल को रिहा किया गया। हमने इस पर भी एक सेशन किया था, संभवतः आपको ध्यान हो कि केजरीवाल की रिहाई के मायने क्या हैं और ऐसे समय पर रिहाई, जिस समय पर हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, जिस समय पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई गठबंधन नहीं हो पाया है। हालांकि केजरीवाल की रिहाई भी हुई, जनता के बीच में केजरीवाल अपना गुस्सा निकाल करके अपनी पार्टी के पक्ष में लोगों को भी नहीं ले पाए। इनका तो पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए तो पॉलिटिकल कैरियर खत्म करने की तैयारी की गई। आप समझिए कैसे इनको रिहा किया गया, जनता में इनको खुला छोड़ा गया। दो मायने निकले। कांग्रेस के साथ इन्होंने गठबंधन नहीं किया, इससे एक पक्ष जनता में यह उजागर हुआ कि लोकसभा के अंदर ही ये लोग मिलकर के चुनाव लड़े थे, हरियाणा और दिल्ली इनमें ये लोग मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसका मतलब फायदे की राजनीति है, राष्ट्रहित की राजनीति नहीं कर रहे हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, इनको बाहर खुला छोड़कर इनके प्रति लोगों में जो भाव था कि इनके साथ बीजेपी ने बुरा किया, जो शराब घोटाले में इनको जेल डाल दिया, तो इनके पूरे मामले को इस तरह से पोर्ट्रे कर दिया कि जाओ अब जाओ और जनता से सेंटिमेंट बटोर लो। हालात ये हुए कि इनके अधिकांश जो कैंडिडेट हरियाणा में खड़े हुए उनकी जमानत जब्त हो गई। इससे क्या हुआ, अगर ये थोड़ी बहुत सीट निकालने में हरियाणा में कामयाब हो जाते तो इससे अगला चुनाव दिल्ली में है, दिल्ली में उसका सिंपैथी वोट होता। अब ये हरियाणा के बाद में, हरियाणा तो जमानत जब्त हो गई, दिल्ली में सीएम की सीट चली गई, सीएम की सीट पर इन्होंने आतिशी को बिठा दिया। ये सोच रहे थे कि सिंपैथी वोट मिलेगा कि देखो मैंने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है। अब उनका ये सेक्रीफाइस ना हरियाणा में कामयाब हुआ, ना अब दिल्ली में कामयाब होता दिखेगा। खैर राजनीति है जो भी हो, लेकिन जो इनका तरीका है वो आपके सामने आया। बीजेपी इस चीज में अपने आक्रामक प्रचार में बिल्कुल पीछे नहीं हटी, 150 जगह पर रैलियां की, एक एक चीज साथ साथ निकाली। और एक जो सबसे जबरदस्त चीज निकली, आपको यदि याद हो तो जिस उत्तर प्रदेश के मुद्दे को इस बार बहुत ज्यादा चर्चा में रखा गया कि जहां अयोध्या मंदिर बना हो वहां पर बीजेपी कैसे हारी। आपको लोकसभा के अंदर उतने वोट नहीं मिले, लोकसभा में उतनी सीटें नहीं आई जितनी आप सोच रहे थे, तो पता चलता था कि साहब आरएसएस को बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया था। नड्डा साहब का एक बयान काफी वायरल हुआ था जिसमें नड्डा साहब कह रहे थे कि बीजेपी अब बड़ी पार्टी हो गई है, इसे आरएसएस की जरूरत नहीं है। उस बयान को इतना तोड़ मरोड़ के फैलाया गया कि आरएसएस के जो कैडर के लोग थे उन्हें लगने लगा कि यार हम जो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा करते हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए काम करते हैं, बीजेपी वालों में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है, इन्हें अब मजा चखाने की बारी है। वो लेसन सिखाया गया, लेसन सिखाया, बीजेपी को यह गलती महसूस हुई कि साहब गलती हो गई, आरएसएस को हमने अंडर एस्टिमेट कर दिया। फिर साहब उतर कर आती है आरएसएस। अब सूचना यह है कि आरएसएस ने इन 4 महीने में 16,000 रैलियां की हैं। सोचकर देखिए कि 16,000 रैलियां 4 महीने में आरएसएस ने हरियाणा में की हैं। जहां बीजेपी 150 रैली करके खुश थी, वहीं आरएसएस जन जन के बीच में जाकर के इस बात को पहले पहुंचा रही थी कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है, हमको जातियों में बंटने की जरूरत नहीं है, हमें सब एक होने की जरूरत है, हमें हिंदू मुस्लिम में फंसने की जरूरत नहीं है। और तो और वहीं दूसरी ओर एक बड़ा मुद्दा यह निकल कर आया कि कांग्रेस मुसलमानों के वोटों को एक छत्र पा रही थी, क्योंकि कुछ ऐसी जगह जहां पर मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा था वहां पर 95,000 से ज्यादा वोट पाकर के कांग्रेस जीती है वहां से। तो एक प्रकार से कांग्रेस का मुसलमानों को साथ लेकर चलने का जो तुष्टीकरण है और आरएसएस का अंडरग्राउंड रह करके बीजेपी के वोट बैंक को मजबूत करना है, वो यहां पर साफ रूप से दिखाई दिया। 16,000 सभाएं करना, लोगों को फिर से यूनाइट करना, यह याद दिलाना कि राम के लिए इस देश ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, आप इसको कैसे भूल सकते हैं। अगर यह पार्टी ना हुई होती तो संभवतः राम मंदिर के लिए सरकारें हिम्मत ही ना करती। भले ही कोर्ट फैसला दे देती, लेकिन किसी में शायद यह हिम्मत ना होती कि चलो राम मंदिर बनाएं। लेकिन राम मंदिर इसी पार्टी ने बनाया है, इसकी सरकार में बन पाया है, वहां देव दिवाली बनती है। इस तरह का जो माहौल लोगों के बीच पहुंचाया गया, परिणाम क्या निकला, चुनाव के रिजल्ट के रूप में सामने आया।